आज क्या करने वाले हैं सर? आज हम ऐसे 505 करने वाले हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, नाम तो सुना ही होगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में आपने काफ़ी बार सुना है कि अगर अकाउंट्स पेबल आ रहे हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहे हैं, डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, उनसे कंफर्मेशन मंगवा लेते हैं। इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी है, कंफर्मेशन मंगवा लेते हैं। तो ये सारी बातें आपने सुनी होगी ना। उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाया हुआ है, ऐसे 505 ऑन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन? एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज एन ऑडिट एविडेंस obtained as a direct written response to auditor from third party which we call as the confirming party। इसका मतलब ये कि जो एंटिटी है और ऑडिटर है उनमें से कोई नहीं है। एंटिटी के बाहर की पार्टी है जिन्हें हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। फर्स्ट पार्टी कौन है, सेकंड पार्टी कौन है? यानी कि एक तो ऑडिटर है और एक कंपनी है, एक एंटिटी है जिसका ऑडिट किया जा रहा है। उन दोनों के अलावा जो पार्टी होगी उसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो थर्ड पार्टी जो है उससे हम डायरेक्ट रिटर्न कंफर्मेशन ले रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स मंगवा रहे हैं जो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया है, और रिस्पॉन्स जो है वो डायरेक्टली ऑडिटर को आ रहा है, उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब आपका ये फर्ज है कि आप जाने कि ऑडिट प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। देखिए, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को आप कंफर्म करवाना चाहते हैं या कौन सी आप इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको अकाउंट बैलेंस कंफर्म करवाने हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जो सामने वाली पार्टी है वो एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको कम्युनिकेट करे, क्योंकि हो सकता है कि एंटिटी ने जो आपको टर्म्स कंडीशन शो करी है जिसके बेसिस पे वो थर्ड पार्टी के साथ ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको मैनेजमेंट ने गलत दी है। इसीलिए अपनी एश्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक पुख्ता ऑडिट एविडेंस के तौर पे आप थर्ड पार्टी से ही टर्म्स एंड कंडीशन मंगवा सकते हैं, क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी भी वही टर्म्स एंड कंडीशन बोल रही है जो मैनेजमेंट ने आपको दी है, तो इसका मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन ठीक ठाक है और उसके हिसाब से ही बिजनेस हो रहा है। इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि आप डिटरमाइन करें कौन सी इंफॉर्मेशन आप कंफर्म करवाना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं। उसके बाद आप एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑडिट में हम 100% पार्टीज को सेलेक्ट नहीं करते, हम सैंपल पर सेलेक्ट करते हैं। तो आप भी कंफर्मिंग पार्टी जो मटेरियल है उन सब का आप लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को तैयार करेंगे। यू हैव टू डिजाइन अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, यानी कि हम ऐसे रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्या लैंग्वेज होगी, क्या फॉर्मेट होगा, उस सब को आप डिजाइन कर लेंगे। ईमेल करना है, लेटर भेजना है, उसे डिजाइन कर लेंगे और एंड में आप अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे। ये ऑडिट प्रोसीजर होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने का। दोबारा से बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आप ये देखेंगे मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है या क्या चीज मुझे रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि किन पार्टी से मुझे कंफर्मेशन मंगवानी है। उसके बाद आप करेंगे डिजाइन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और एंड में आप रिक्वेस्ट को भेज देंगे। अगर पार्टी रिस्पॉन्स नहीं करती है, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो आप उसे फॉलो अप रिक्वेस्ट भी भेजेंगे, यानी कि आप उस मेल पर चेजर भेजेंगे। सर, हमने आपको एक हफ्ते पहले ईमेल किया था कि आप हमें बैलेंस कंफर्मेशन दे दीजिए, बट अभी तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आया है। वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अस द कंफर्मेशन एज सून एज पॉसिबल। इसे बोलते हैं चेजर, इसे बोलते हैं फॉलो अप ईमेल, फॉलो अप रिक्वेस्ट। तो ये सारा काम आप करते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर आप ऐसे फॉलो करते हैं। जब आप डिजाइन करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट, तो वो दो तरीकों की हो सकती है। पहला तरीका जो है वो है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और दूसरा है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाली पार्टी को कि आप कंफर्म करिए क्या जो बैलेंस हमने लिखा है या टर्म्स एंड कंडीशन हमने लिखी है ईमेल में वो सही है या गलत है। मतलब सही है तो भी हमें रिवर्ट करिए, गलत है तो भी रिवर्ट करिए। उसे बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। आप सामने वाली पार्टी का रिप्लाई चाहते ही चाहते हैं। दूसरी होती है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें आप रिक्वेस्ट भेजते टाइम ये लिखते हैं कि देखिए सर, ये सारे बैलेंसेस आ रहे हैं आपके और एंटिटी के बीच में, जो हमारी जो एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसने अपनी बैलेंस शीट में शो किया है। अगर तो ये गलत है तो आप कृपया करके हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, रिवर्ट कर दीजिए, और अगर सही है तो कुछ मत करिए। इसे बोलते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो कौन सी बेटर है? पॉजिटिव बेटर है, क्योंकि इसमें हम जवाब मांगते ही मांगते हैं, अगर सही है तो भी, गलत है तो भी। नेगेटिव में क्या हो सकता है?
नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अगर भेजी है तो हो सकता है सामने वाली पार्टी ने देखा ही ना हो और नहीं देखने की वजह से उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया हो, बट आप मानेंगे कि सब कुछ ठीक है इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया। देयरफॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आपको भेजनी चाहिए। और देखते हैं कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप डिजाइन करेंगे अपनी कंफर्मेशन के रिक्वेस्ट तो आप देखेंगे उसका लेआउट और प्रेजेंटेशन क्या हो। पीडीएफ फाइल बनाऊं, वर्ड फाइल बनाऊं, जेपीजी इमेज के फॉर्म में भेजूं, कैसे लेआउट रखूं, मैं कैसे प्रेजेंट करूं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को। क्या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए कि मैं एक सेम फॉर्मेट में सभी पार्टीज को सेंड करने जा रहा हूं जिसमें उनका अलग अलग नाम लिखा हुआ है। तो वो लेआउट और प्रेजेंटेशन ऑडिटर को तैयार करनी पड़ती है। ऑडिटर अपना प्रायर एक्सपीरियंस भी देखता है ऑन सिमिलर इंगेजमेंट्स कि जब मैंने पहले कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थी तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे गालियां लिखकर रिवर्ट में आ गई थी। मतलब उसने बोला भाई कौन है तू, तेरे को कोई कंफर्मेशन वगैरह हम नहीं देने वाले, हम नहीं जानते तुझे। तो वो अपने उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से कंफर्मेशन की थोड़ी सी लैंग्वेज पोलाइट बनाएगा। ऑर्डर नहीं देगा आपको कंफर्म करना है, ऐसे बोलेगा रिक्वेस्ट करते हैं सर, हम इनके ऑडिटर हैं और ऑडिट प्रोसीजर के तहत आपकी बुक्स में हमारे क्लाइंट का क्या बैलेंस आ रहा है प्लीज कंफर्म कर दीजिए। थोड़ा रिक्वेस्ट वगैरह करेगा, अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पर देखेगा कि मुझे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कैसी भेजनी चाहिए। साथ में वो मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन भी लेगा। क्या मैनेजमेंट ने थर्ड पार्टी को ऑथराइज कर दिया है टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर्स रिक्वेस्ट। मतलब आप मैनेजमेंट से बिना पूछे पहले तो भेज नहीं सकते। मैनेजमेंट बोलेगा हाँ भेज दीजिए, आप सारी पार्टीज को भेज सकते हैं, 2-4 पार्टीज को छोड़कर सबको भेज सकते हैं। तो पहले आप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेंगे, साथ में आप ये भी चेक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट ने थर्ड पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हमारे ऑडिटर आपको डायरेक्टली कुछ पूछ सकते हैं, बैलेंस कंफर्मेशन वगैरह मांग सकते हैं, तो उसका रिस्पॉन्ड कर देना। उसका ईमेल भी मैनेजमेंट से मंगवाएगा कि मैनेजमेंट ने ऑथराइज कर दिया थर्ड पार्टी को कि वो ऑडिटर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और ऑडिटर ने भी मैनेजमेंट से परमिशन ले ली है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर को देखनी पड़ती है। और साथ में किस मेथड से कम्युनिकेशन होने वाला है, ईमेल के थ्रू होने वाला है या फिर लेटर पोस्ट करके कम्युनिकेशन किया जाएगा, वो सारी चीज़ें ऑडिटर को देखनी पड़ती है। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके ऑडिटर एक डिज़ाइन कर सकता है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और जिन पार्टीज को भेजना है उन्हें वो भेज सकता है, जो पार्टीज उसके सैंपल में आ रही है उन्हें भेज सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मैनेजमेंट बोलती है कि ऑडिटर आप जो है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो या इन पार्टीज को नहीं भेज सकते हो। अब पार्टीज का अगर बैलेंस मटेरियल है तब तो ऑडिटर बोलेगा यार क्यों मैनेजमेंट मना कर रही है, उससे इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट, बताइए क्या कारण है जिस वजह से आप मुझे रोक रहे हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन लेने के लिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने के लिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्टी। और जो मैनेजमेंट कारण बताएगी उसको ऐसे ही नहीं मानेगा, उसके लिए भी सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस लेगा कि जो मैनेजमेंट कह रही है वो वैलिड है, रीजनेबल है। मतलब मैनेजमेंट ने बोला यार इस पर्टिकुलर पार्टी के साथ बहुत झगड़ा चल रहा है और वो आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा, और अगर आप मांगेंगे रिक्वेस्ट तो वो अनाप शनाप बैलेंस आपको बता देगा कि मुझे 1 करोड़ लेने हैं एनटीटी से, समझ रहे हो आप। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इसके अगेंस्ट हमारा केस चल रहा है। तो कुछ ना कुछ एंटिटी जो है वैलिड रीजन जरूर देगी जिसको आप डॉक्यूमेंट भी करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि क्या इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है। जो मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि भैया आप इस पर्टिकुलर पार्टी को, जो कि मटेरियल पार्टी है, इससे आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो कंफर्मेशन की, इससे कंफर्मेशन नहीं मंगवाया जा सकता है डायरेक्टली आपके पास। तो फिर ऑडिटर देखेगा कि जो मैंने असेसमेंट करी थी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की, जो मैंने रिस्क ऑफ फ्रॉड देखा था कि इतना हो सकता है एंटिटी में, या जो मैंने नेचर टाइमिंग एक्सटेंट अदर ऑडिट प्रोसीजर के तय किए थे, क्या उसमें मुझे अब बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मंगवा पा रहा हूं, मैनेजमेंट ने मुझे वैलिड रीजन भी दिया है, तो इससे क्या मेरे रिस्क पे फर्क पड़ सकता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क होने की संभावनाएं हैं, क्या फ्रॉड तो नहीं है, क्या नेचर टाइमिंग एक्सटेंट मुझे अदर ऑडिट प्रोसीजर का मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें ऑडिटर देखेगा और उसके बाद अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करेगा। यानी कि डायरेक्ट कंफर्मेशन तो नहीं मंगवा सकता, तो कोई और अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करने की कोशिश करेगा जिससे कि वो बैलेंस को वेरीफाई कर पाए और ये देख पाए कि जो बैलेंस आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। यानी कि इनवॉइस मंगवा लिए, डिटेल देख ली, सब्सिक्वेंट आप उसे पेमेंट कर रहे हैं या पार्टी से पेमेंट आ रही है, उन बिल के अगेंस्ट आ रही है, ईमेल कंफर्मेशन वगैरह कुछ पड़ी हुई है, तो आप देखेंगे कि हम कैसे वेरीफाई करें उन बैलेंसेस को और उसके अगेंस्ट आप रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे ताकि आपका बैलेंस चेक हो जाए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वन ऑफ द मेथड, देयर आर मेनी अदर मेथड्स एज वेल। बट अगर मैनेजमेंट जो कह रही है वो अनरीजनेबल रीजन दे रही है, कोई वैलिड कारण नहीं है, तब ऑडिटर क्या करेगा। यह वैलिड कारण है बट ऑडिटर उसे चेक ही नहीं कर पाया, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा ही नहीं पाया,
उस केस में अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेंगे ही नहीं तो ऑडिटर इस बात को कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो मैनेजमेंट के काम को देखरेख करते हैं उन्हें कम्युनिकेट करेगा और देखेगा कि इसका इम्प्लीकेशन मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या हो सकता है, मेरे ओपिनियन पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। क्या मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहिए कि मैं इस बैलेंस को चेक नहीं कर पाया? क्या मुझे मॉडिफाई करनी चाहिए अपनी ओपिनियन? क्या मुझे क्वालिफाइड ओपिनियन देनी चाहिए? क्या मुझे एडवर्स ओपिनियन देनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है? तो क्या मेरी ओपिनियन पे फर्क पड़ेगा? ऑडिटर को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि आप लोग बोलें कि अच्छा ऑडिटर ये चीज चेक नहीं कर पा रहा, इट्स ओके, बाकी सब तो ठीक है, ट्रू एंड फेयर पर व्यू दे दो। नहीं, अगर चीजें चेक नहीं कर पा रहा है ऑडिटर और वो मटीरियल चीजें हैं तो उस केस में ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है तो बस आपका ऐसे हो गया है। अच्छा इतना ही था? अरे वाह, ये ऐसे तो आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। एक ऐसे मैं आपको और कराऊंगा जो कि 1 पेज का है, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। ये इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट क्या होता है? ये होता है दोस्तों ऐसे 510 बोलता है कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस की चेकिंग करनी पड़ सकती है 2 केसेस में। मतलब ओपनिंग बैलेंस में क्या चेक करेंगे वो नहीं बता रहा, बट ओपनिंग बैलेंस कब चेक करेंगे वो बता रहा हूं। यानी कि ये ऐसे आपका कब अप्लाई होगा? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रायर पीरियड्स आर नॉट ऑडिटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि एंटिटी ने पुराने ईयर्स का ऑडिट करवाया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है, या फिर मान लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पिछले सालों की है वो किसी और ने ऑडिट करी है, आपने ऑडिट नहीं करी है। तो उस केस में आप जो करंट पीरियड का तो चेक कर लेंगे, पर करंट पीरियड के जो बैलेंस आए हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के बैलेंस में कुछ प्लस माइनस कर ही तो करंट बैलेंस आ रहा होगा, करंट ईयर का बैलेंस आ रहा होगा। आपको क्या पता जो पिछले साल का बैलेंस है वो ठीक है, क्योंकि वो पहले चेक हुआ ही नहीं था। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? उस केस में आपको ये ऐसे 510 फॉलो करना होगा और ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना होगा। क्या ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट आ रही है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं आपने बनाए हैं उसको अफेक्ट कर रही है? यानी कि ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी, अगर मैं उसमें प्लस माइनस करूंगा तो मेरा जो करंट ईयर का बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्या उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं आएगी? अगर ओपनिंग में है तो वो कैरी होकर आगे क्लोजिंग में भी तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट आ जाएगी। तो यही आपको चेक करना है कि अगर ओपनिंग में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो उसे मैं कैसे देखूं और चेक करूं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट मुझे पता लग जाए अगर है तो, और नहीं है तो भी पता लग जाए कि सब कुछ ठीक है। साथ ही में आपको ये देखना है कि जो ओपनिंग बैलेंस के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी गई है वो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करी जा रही है करंट पीरियड में भी। ऐसा तो नहीं है कि आप बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का जो दिखा रहे हैं अमाउंट वो कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसीज पर दिखा रहे हैं, यानी आपने एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन दिखाया है, पर जो करंट पीरियड है उसमें आप डब्ल्यूडीवी में दिखा रहे हैं। एसएलएम से आपने डब्ल्यूडीवी मेथड चेंज कर लिया, अकाउंटिंग पॉलिसीज और आपने बहुत सारी चेंज कर ली है। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे जो यूजर होंगे वो करंट पीरियड और प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल की जो अमाउंट आ रही है वो कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसीज के आधार पर आ रही है और जो करंट ईयर में अमाउंट आएगी वो कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसीज के आधार पर आएगी। देयरफॉर आपको ये देखना होता है कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो ओपनिंग बैलेंस में। उसके लिए आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी जा रही है वही सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आपके नेक्स्ट ईयर में यानी कि करंट ईयर में लग रही है। और अगर कोई चेंज है भी तो उसे प्रॉपरली अकाउंट किया हुआ है, डिस्क्लोज किया है, उसका इंपैक्ट भी दिखाया है कि अगर आप डब्ल्यूडीवी से एसएलएम में जाएंगे, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जा रहे हैं तो इसका ये इंपैक्ट आया है सर, इतनी अमाउंट ज़्यादा पीएनएल में डेबिट हमने करनी पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है, प्रॉपर डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं और यही ऑडिटर का काम होता है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों ऑडिट प्रोसीजर भी देख लेते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर क्या फॉलो करना जरूरी है। ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है whether the opening balance contains any material misstatement that can affect the current period। क्या ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ रही है जिससे कि करंट पीरियड में जो बैलेंसेस आ रहे हैं उसमें भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का खतरा है। ये ऑडिटर को देखना होता है। कैसे देखेगा ऑडिटर? वो डिटरमाइन करेगा वेदर प्रायर पीरियड्स क्लोजिंग बैलेंस आर करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। मतलब पहले तो ये चेक कर लेगा कि जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बन रहा है नहीं बन रहा, कहीं ऐसा तो नहीं क्लोजिंग कुछ और है और ओपनिंग कुछ और बनाया हुआ है। यानी कि जो पिछले साल अगर किसी और ऑडिटर ने चेक भी करी थी बैलेंस शीट, ऑडिट भी करी थी किसी और ऑडिटर ने, उसने जो क्लोजिंग बैलेंसेस फाइनल करे थे क्या वही ओपनिंग में आ रहे हैं, या फिर हमें गुमराह करने के लिए ओपनिंग बैलेंसेस कुछ और दिखाए जा रहे हैं जो कि मटीरियली मिसस्टेटेड है।
तो इसीलिए हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को चेक करते हैं। क्या करते हैं हम, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस ऑब्टेन करते हैं और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑब्टेन करते हैं पिछले साल का। तो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पिछले साल का, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस इस साल का, दोनों को मैच कर लेते हैं, टिक टिक लगाकर सारी चीजें, सारी अमाउंट्स को, सारे लेजर्स को मैच कर लेते हैं। जब भी हम ऑडिट फील्ड पर करने के लिए जाते हैं तो ये सबसे पहला काम हमें करना होता है। उसके बाद आपको डिटरमाइन करना होता है वेदर द ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि जो ओपनिंग में बैलेंस आ रहे हैं उसमें एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर ही बैलेंस आ रहे हैं, या उसमें कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है और करेंटली अभी हम कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। और जब आप ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग में आ रहा है और एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही है नहीं हो रही, ये जब आपने चेक कर लिया तो उसके बाद आपको वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर को परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि आप देखेंगे जो करेंटली आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं, करेंट पीरियड में लगा रहे हैं, क्या उसमें आपको कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जो कि ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको करेंट पीरियड की ऑडिट में ऐसे एविडेंस मिल गए जो कि आपका ओपनिंग बैलेंस चेक करने में या ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने में हेल्प कर सकते हैं, तो उन एविडेंस को भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे। आप देखेंगे जहां पर प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो रखी है ऑलरेडी, किसी और ऑडिटर ने करी है, तो उसे आप केयरफुली एग्जामिन करेंगे कि जो ऑडिटर ने ऑडिट करी है अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या क्या बैलेंसेस वगैरह आ रहे हैं, क्या नोट्स टू अकाउंट्स आ रहे हैं, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज आ रही है, और क्या वही अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम अमाउंट करेंट ईयर का ओपनिंग में और सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज करेंट ईयर में अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपको ऑडिट एविडेंस वगैरह अभी तक नहीं मिले तो आपको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ सकते हैं टू ऑब्टेन द एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेज, कि ओपनिंग बैलेंसेज ठीक हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ही ने लास्ट ईयर की चेकिंग करी थी, लास्ट ईयर का ऑडिट किया था, तो सिर्फ आपको एक काम करना होगा, जो लास्ट ईयर का आपने फाइनल किया है वही करेंट ईयर में ओपनिंग में आ रहा है, बस ये चेक कर लीजिए, बात खत्म। अगर पिछले सालों का ऑडिट ही नहीं हुआ या ऑडिट किसी और ने किया है और आपको लगता है कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है जो मेरे करेंट ईयर को अफेक्ट करेगी, तो डेफिनेटली आप उसके लिए ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। आप चेक कर लेंगे जो पिछली अकाउंटिंग पॉलिसीज है वही करेंटली अप्लाई करी जा रही है। और अगर मान लीजिए कि आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई, इफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज फाउंड which can affect the current financial statement, then you have to perform additional audit procedure. आपने देखा, आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे और आपको पता लग गया कि भैया देखिए कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो मेरे करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उस पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ओपनिंग ही तो प्लस माइनस होकर कुछ कैरी होकर आगे क्लोजिंग में जा रहा है। तो वहां पर ऑडिटर अगर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्यू टू द ओपनिंग बैलेंसेज, चाहे ओपनिंग बैलेंस की वजह से हो या करंट पीरियड की ट्रांजैक्शन की वजह से हो, अगर करंट पीरियड में करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो उसे TCWG एंड एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, प्लस उसे देखना पड़ेगा मैं अपनी ओपिनियन को क्या क्वालिफाई करूं या एडवर्स ओपिनियन दूं। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती है, जब मैं CA इंटर पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि देखिए अगर हमें गलती मिल गई तो हमें अपनी ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन दे देनी पड़ेगी, हमें क्वालिफाई कर देना पड़ेगा ओपिनियन को। बट बाद में पता लगा ऐसा नहीं है। अगर आपको गलतियां मिलती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलती है, तो पहले आप मैनेजमेंट को बताएंगे, TCWG को बताएंगे, और अगर TCWG वगैरह करेक्ट नहीं करते हैं तब जाकर आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, एडवर्स ओपिनियन देंगे। पर अगर वो ठीक कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे डिस्क्लोजर दे देते हैं, तो फिर बात खत्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर का मतलब है कि शेयर होल्डर्स को तो पता लगना ही है, और अगर मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर को सब बता दिया कि भैया ये मिस स्टेटमेंट है, ये फ्रॉड है, सारी चीजें बता दी है, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो हम बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, बट ये सारी बातें जो है इस पर हम एम्फेसिस देना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट ने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में बताई है, इस पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट्स में बताई है। और अगर मैनेजमेंट शेयर होल्डर को नहीं बताती है, गड़बड़ी है, तो फिर ऑडिटर बोलता है भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है। मान लीजिए कि अगर आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पाते और आपको पता ही नहीं लगता कि ओपनिंग बैलेंस सही है या ओपनिंग बैलेंस गलत है, आपको दोनों चीजें नहीं पता लगती, तो उस केस में आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं। डिस्क्लेमर का मतलब कि मैं ओपनिंग बैलेंस की चेकिंग नहीं कर पाया, ये आप अपनी ओपिनियन में ऐड करेंगे, या फिर आप क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं। क्वालिफाइड का मतलब कि आप बोल रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू तो आ रहा है बट एक्सेप्ट ओपनिंग बैलेंसेस जो मैंने चेक नहीं करे। तो ये था आपका दोनों ऐसे 505 और ऐसे 510 एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। यहां तक कि आपको बात क्लियर हो गई है तो रिवाइज करना, नोट डाउन करना, अच्छे से पढ़ाई करना और वापस नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें रिवाइज करके आना, सारी चीजें स्टार्टिंग से, रिटन रिप्रेजेंटेशन से और
एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इन्वेंट्री की चेकिंग कैसे करेंगे, लिटिगेशन क्लेम कैसे चेक करेंगे, ऐसे 501। अच्छा दोबारा से पढ़ लो, ऐसे 240 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन रिगार्ड टू फ्रॉड एंड एरर। दोबारा से 240 पढ़ लो, 200 पढ़ लो, दोबारा से 210 पढ़ लो, 220 कर लो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230 पढ़ लो। मतलब बार बार वो चीज़ें पढ़ो दोबारा से, ताकि आपको एसेज जो है उसकी बातें जो है वो सिस्टमैटिक वे में याद होने लग जाए। और जब आपको ये पेजेस याद होने लग जाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो फिर आपको ऑडिट ईजी लगने लगेगा। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं समझा तो रहा हूँ, बट मुझे मालूम है कि समझने के साथ साथ आपको ये याद होगा, तभी तो पेपर में लिख पाओगे। देयरफॉर आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप बार बार रिवाइज करें। पहले तो कॉपी में लिखें, और फिर कॉपी में जो लिखा है उसे दोबारा से पहले लाइन बाय लाइन पढ़ें, ताकि एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो। जब चीज़ें समझ में आ गई है तो उसको फिर जल्दी जल्दी दोबारा पढ़ें। उससे आपका एक तरह से रट्टाफिकेशन कह लो, या फिर चीज़ें रिमेंबर होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए फिर दोस्तों, अगली 2 क्लासेस में आपका ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 3 है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कंपनी ऑडिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।